दिन की सबसे बड़ी खबर आज आ रही है रूस से, मॉस्को से। आज चीन के राष्ट्रपति रूस पहुंचे हैं, जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। दुनिया भर में अगर ये आप जियोपॉलिटिकल के हिसाब से देखें तो ये सबसे चौंकाने वाली खबर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे थे। उसके बाद मंगलवार की सुबह ये खबर आई कि जापान के प्रधानमंत्री अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। चीन और जापान दोनों ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, इसलिए ये घटनाक्रम काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम के मायने बाजार के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं एनर्जी मार्केट से। सर, इस मुलाकात का असर एनर्जी मार्केट पर क्या होगा? शुभम, वैसे तो अगर आप सुर्खियों की दृष्टि से देखें, अगर आप जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मॉस्को में मुलाकात को करीब से देख रहे होंगे, उनके दिमाग में सुर्खियां ही बन रही होंगी कि शी जिनपिंग किसी पीस प्लान को लेकर, किसी शांति की वार्ता की पहल को लेकर पहुंचे हैं और वो पुतिन को इस बात के लिए समझाने की कोशिश करेंगे कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दें। पर सबको ये पता है कि वास्तविकताएं इस तरह से नहीं चलती। डिप्लोमेसी में आपको जो दिखता है और ये पीछे हो रहा होता है, उसमें लगभग काले सफ़ेद का, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शी जिनपिंग की इस यात्रा से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। वाशिंगटन को भी और मॉस्को को भी, दोनों को इस बात की उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। शी जिनपिंग की यात्रा दरअसल इस डिप्लोमेटिक पहल के पीछे आर्थिक रूप से कई बड़े बदलावों की तैयारी के साथ आगे आई है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डिप्लोमेटिक सुर्खियों से बाहर निकलकर इसके वो पन्ने खोले जाएं, इसके वो पहलू समझे जाएं जिनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारत के भविष्य पर और भारत के आसपास की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर करीब से पहुंचेगा। और इसलिए माना जा रहा है, जो प्रेक्षक वहां मौजूद हैं, जिनसे हमारी कल बात भी हो रही थी, चीन और रूस के जो प्रेक्षक वहां मौजूद हैं, उनका मानना है कि सारी डिप्लोमेटिक और पीस की कोशिशों के पीछे आर्थिक रूप से रूस और चीन के बीच में एक बेहद गहरी रिश्तेदारी की तैयारी हो रही है, जिसमें रूस की मजबूरी, चीन की ताकत, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसा शुभम ने संकेत दिया, एनर्जी को लेकर है। इस समय मौजूदा परिस्थिति में रूस चीन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। करीब 1.94 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जनवरी और फरवरी के दौरान रूस ने चीन को तेल बेचा है। इसके अलावा गैस, रूस से जो गैस पाइपलाइन के जरिए और कंटेनर दोनों के जरिए चीन को जाती है और चीन के गैस का सबसे बड़ा स्रोत गैस का रूस से आता है। रशिया का क्रूड एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में, जबकि रूस पर प्रतिबंध है, तो चीन एक अकेला ऐसा देश रहा है जिसने इन प्रतिबंधों को तोड़कर रूस को से गैस की खरीद भी जारी रखी है और तेल की खरीद भी जारी रखी है। करीब करीब जो चाइना का इंपोर्ट है रशियन कोल का, वो 20% के आसपास है उन ज़रूरतों में। तो तीनों चीज़ें एनर्जी की, ऑयल, गैस और कोल, इन तीनों मामलों में इस समय रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को अगर कहीं से सहारा मिलता है तो चीन से मिलता है। और चीन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग का टरबाइन है, दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा गढ़ है, तो वो एनर्जी का गजलर है, उसे ऊर्जा की ज़रूरत है। इसलिए इस यात्रा के जरिए शी जिनपिंग रूस की उस सबसे कमज़ोर नस को दबाएंगे जहां उसके सामने अब यूरोप का बाजार बंद हो चुका है और ऐसी स्थिति में उसे चीन के बाजार पर उसकी निर्भरता बढ़ानी होगी। चीन के मामले में कहा जाता है कि चीन बहुत टफ बार्गेनर है, बहुत हार्ड बार्गेनर है। ये माना जा रहा है कि इस यात्रा पे, शांति के समझौते की या शांति की कोशिशों की इस यात्रा के पीछे चीन रूस के साथ तगड़ा बार्गेन करेगा, तेल को लेकर, गैस को लेकर और लॉन्ग टर्म सप्लाईज को लेकर। एक पाइपलाइन की परियोजना और भी है गैस की, रूस और चीन के भी, जिस पर काम शुरू होने वाला है। और रूस के लिए ज़रूरत यह है कि रूस को इस समय चीन का एनर्जी बाजार लंबे समय के लिए चाहिए और ये समझौता रूस और चीन के बीच एनर्जी सेक्टर में एक नए तरीके की रिश्तेदारी लेकर सामने आएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूस से कई सारी बड़ी कंपनियां देश छोड़ चुकी हैं प्रतिबंध लगने के बाद, और रूस में कई सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक एसेट्स, चाहे वो ऑयल सेक्टर की हों, गैस सेक्टर की हों, कोल की हों, माइनिंग की हों, वो सारी एसेट्स खाली पड़ी हैं, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड डिस्ट्रेस रेट पर अवेलेबल हैं। और दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में चीन के पास काफ़ी विदेशी मुद्रा भंडार है, तो चीन इस रास्ते, रूस की मदद के रास्ते, इन एसेट्स पर भी लेगा। और यह माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन की कंपनियों का निवेश हमें रूस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एनर्जी मार्केट का, और इस एनर्जी मार्केट की जो धुरी है, इसमें अगर आप ईरान और सऊदी अरब को जोड़ लें तो चीन ने दुनिया की तीनों बड़ी एनर्जी ताकतों को,
एक के पास ओपेक है, एक के पास गैस है और एक के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है, इन्हें अपनी ताकत से अपने साथ जोड़ लिया है। और ये ध्रुवीकरण, ये बदलाव दुनिया के एनर्जी मार्केट में करीब से देखा जा रहा है। सर, आपको लगता है कि इस जब लौट के वापस पहुंचेंगे चीन के राष्ट्रपति, तब तक रूस की निर्भरता और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी चीन पर? हाँ, और रूस की निर्भरता चीन पर 2 वजह से बढ़ चुकी होगी। एक तो वजह ये कि यूरोप से आने वाला जो यूरोप को जाने वाला तेल या गैस है वो तो बंद ही है, कोल बंद ही है। जो तकनीक आती थी, जो सामान आते थे, जो आयात होते थे रूस में, वो भी बंद हैं, क्योंकि रूस के पास अब तो डॉलर भी अवेलेबल नहीं है और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है और दुनिया के देशों ने रूस के साथ ट्रेड बंद कर दिया है। चाइनीज़ गुड्स के इंपोर्ट के मामले में रूस अब बड़े पैमाने पर चीन से इंपोर्ट पर भी निर्भर है। तो अपनी ज़रूरी तकनीकी साजो सामान के लिए इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस के सामानों की आपूर्ति भी चीन से बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल चीन का जो एक्सपोर्ट, जो आंकड़ा मैं देख पा रहा हूं, 2022 में $76 बिलियन का एक्सपोर्ट था रूस का चीन को। $76 बिलियन का एक्सपोर्ट चीन ने किया था। और अब जबकि सारी बड़ी वेस्टर्न कंपनियां वहाँ से बाहर निकल गई हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में, न्यू इकोनॉमी के सेक्टर में चीन ही सबसे बड़ा स्रोत रहेगा रूस के लिए नए निवेश को, नई तकनीकों को आकर्षित करने के लिए। सर, इस सारे मामले में युआन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसकी ताकत कितनी बढ़ती देख रहे हैं आप? शुभम, ताजी खबर यह है कि रशिया के सेंट्रल बैंक के पास जब डॉलर नहीं थे जनवरी में, तो रशिया के सेंट्रल बैंक ने जो रेवेन्यू का में गैप था उसको पूरा करने के लिए $47 मिलियन के युआन को बाजार में बेचा है। व्यवहारिक रूप से सच्चाई यह है कि रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में युआन अब सबसे बड़ी करेंसी हो रही है। और एक कोशिश जो डी-डॉलराइजेशन की पूरी दुनिया में चल रही थी, जिस कोशिश को पहले रूस ने शुरू किया था, फिर रूस इस मामले में प्रतिबंध से बाहर हो गया। चीन युआन को लेकर काफ़ी बड़ी और ताकतवर योजनाओं के साथ सामने आ रहा है। हम लोगों ने इकोनॉमिक में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि चीन का जो युआन का सीक्रेट प्लान है, उसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए अब रूस की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंसी है दुनिया के ट्रेड के लिए, वो युआन हो जाएगी। इस बात की संभावना दिखाई दे रही। अभी हाल में जैसे मैंने आपको बताया कि रूस को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से युआन बेचने पड़े हैं। अब सारी डील्स, चूंकि डॉलर तो है नहीं रूस के पास प्रतिबंध के कारण, तो जो भी लेन देन होगा, गैस या तेल का भुगतान होगा या चाइना से जो आयात होगा, वो युआन में होगा। और इसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी अर्थव्यवस्थाओं के साथ चीन इस यात्रा से युआन के ट्रेड का एक बड़ा ढांचा तय करेगा और उसके जरिए युआन का ट्रेड बाकी उन देशों को भी शायद जाएगा जिन देशों से रूस सप्लाई करता है। अभी ताजी घटनाक्रम आपको मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि भारत को रूस के बैंकों ने इस बात के लिए बाध्य किया था कि वो भुगतान युआन में करें, और भारत ने बाद में उससे इनकार करके दिरहम में भुगतान करना शुरू किया था। अब आप अगर युआन की इस बढ़ती हुई ताकत को देखें तो रूस के जरिए हमें दिखाई दे रही। रूस को भविष्य में डॉलर नहीं मिलेंगे, इसलिए उसकी निर्भरता अपनी दुनिया के लेन देन के लिए युआन पर बढ़ती जाएगी। तो तीसरी बड़ी जो रणनीतिक दखल या जो तीसरी बड़ी रणनीतिक पहुंच रूस के अंदर चीन की हो रही है, वो युआन के साथ दिखाई देगी। सर, अब सारी बात लौटती है अपने तक, अपनी बात करेंगे तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए इसके क्या मायने मुलाकात? भारत के आसपास एक घटनाक्रम थोड़े ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। अगर आप देखें तो जैसे हमने कहा कि ओपेक और ओपेक प्लस की 2 बड़ी ताकतें हैं, रूस और सऊदी अरब और ईरान की मध्यस्थता के साथ चीन ने मध्य पूर्व में अपनी बड़ी पहुंच और बड़ी ताकत स्थापित कर दी है। सऊदी अरब को चीन का बाजार भी चाहिए अपना तेल बेचने के लिए, और चीन से अपनी ज़रूरत के सामान आयात करने के लिए भी चीन स्रोत है। ईरान के साथ आने के बाद गैस का एक बड़ा बाजार इसमें आ गया, और रूस और चीन के नए रिश्तों के बाद भारत के आसपास जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जहां भारत अपनी पहुंच या पहल बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, वहां चीन का दबदबा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। भारत की डिप्लोमेटिक दुविधा इस बात से होगी क्योंकि रूस और चीन के रिश्ते भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील हो जाएंगे। इन्हें संभालने के लिए भारत को तमाम कोशिशें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप चीन की बढ़ते असर को देखें तो चीन का बढ़ता असर भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलकर सेंट्रल एशिया, मध्य पूर्व और वार रेवेज्ड या युद्ध से पूरी तरह ध्वस्त रशिया तक पहुंच रहा है। और इससे जो नया ध्रुवीकरण दुनिया के बाज़ारों में दिख रहा है, जिसे अमेरिका को भी शायद संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। इसके 3 बड़े असर हमें दुनिया में दिखाई देंगे। युआन, जैसा हमने कहा, युआन की ताकत के तौर पर आने वाले 1 साल के भीतर युआन दुनिया में करेंसी के तौर पर शायद नई ताकत बनकर उभरेगा कई सारे देशों के लिए। दूसरा, एनर्जी बाजार की धुरी जो आमतौर पर कभी अमेरिका के पास थी,
फिर उसके बाद घूमकर वो रूस के पास आ गई और रूस ने अपने कच्चे तेल की कीमतें सस्ती करके ओपेक के साथ पहले झगड़ा किया और फिर उसी ओपेक में शामिल होकर ओपेक प्लस बना दिया। वो धुरी कहीं ना कहीं चीन के पास पहुंचती दिखाई दे रही है ऊर्जा बाजार की, कोयला, गैस और तेल के मामले में। ये घटनाक्रम काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी रोमांचक है। आने वाले समय में इसमें कई और भी बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। हमारी नज़र इस पूरी यात्रा पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रहेगी। आप तक हर इससे जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी पहुंचती रहेगी।